इंदु प्रकाश पांडे जी को सुनना भी अपने आप में एक अलग अनुभव रहेगा। उनका जन्म 4 अगस्त 1924 को हुआ, यानी वो जीवन के 96 से अधिक बसंत वो देख चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि 1967 से वे जर्मनी में रह रहे हैं और उन्होंने रिटायर होने तक जो जोहान वोल्फांग गोएटे विश्वविद्यालय फ्रैंकफर्ट में अध्यापन कार्य किया और इतना विस्तृत परिचय है इसको आदरणीय मल्होत्रा जी संक्षिप्त में बताएंगे और आज उनसे बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि जो हमारे मंच पर जिनसे हम पहले बातचीत कर चुके हैं, हाइमन वेस्लर जी जर्मनी मूल के हिंदी विद्वान हैं और हाल में वे भाषा विज्ञान और वाङ्मय संस्थान उपसाला विश्वविद्यालय स्वीडन में प्रोफेसर हैं और भारतीय वाङ्मय के, जिसे इंडोलॉजी कहते हैं, उसके भी विशेषज्ञ हैं। मैं अभी अधिक परिचय नहीं दूंगा, बहुत विस्तृत परिचय उनका, लेकिन समय भी बहुत हो गया है, तो मैं विजय मल्होत्रा जी से पहले अनुरोध करूंगा कि उनके आदरणीय इंदु प्रकाश पांडे जी के बारे में जानना संक्षिप्त में, हम सब संक्षेप में, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उन्होंने कितना दीर्घ कार्य किया है, क्योंकि उसको सुनने के बाद उनको सुनना हमारे लिए ज्यादा रुचिकर होगा। हम पांडे जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और मैं बता दूं कि देश विदेश के, जापान से तोमियो मिजोकामी जी, नॉर्वे से सुरेश चंद्र शुक्ल जी और इसके अलावा भी सिंगापुर से, ब्रिटेन से और कई देशों से और भारत के भी कई बुद्धिजीवी, कई विद्वान आज इस मंच से पांडे जी को सुनने के लिए जुड़े हुए हैं। मैं पांडे जी के लिए यही कहूंगा कि आप जिए हजारों साल और आप जिए 1000 बरस और हर बरस के दिन हो 50,000। हम यही चाहते हैं और मैं विजय मल्होत्रा जी से निवेदन करूंगा कि वे आदरणीय पांडे जी का संक्षेप में जो एक तथ्यपरक परिचय है कि उन्होंने कितना कार्य किया है वे दें और उसके बाद वेस्लर जी आदरणीय पांडे जी से बातचीत करें। विजय मल्होत्रा जी। धन्यवाद जवाहर। जैसा कि बताया गया कि आज से 96 वर्ष पूर्व एक गांव है शिवपुरी, रायबरेली जिले में, वहां पर पांडे जी का जन्म हुआ और संयोग से ये वही वर्ष था जिस दिन गंगा में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जहां मैं स्वयं पढ़ा हूं, वहां पर भी वो बाढ़ इतनी बड़ी आई थी कि पूरी बिल्डिंग सब ध्वस्त हो गई थी। उसके बाद लगभग 17 वर्ष की अवस्था में पांडे जी, जो उस समय तो आपको पता है कि राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने आंदोलन में भाग लिया सक्रिय और उसमें उनको जेल भी हुई और उसके बाद वो जेल में रहे कुछ समय तक। लेकिन एक न एक पीड़ा उनको बहुत गहरी थी इस सारी चीजों में कि उनको यही लगता था कि अगर हम जब आजाद होंगे कि हमारी शिक्षा का क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि सब स्कूल छोड़कर सब विद्यार्थी शामिल हो रहे थे गांधी जी के आंदोलन। तो उन्होंने उसके बाद बड़ी गंभीरता से अपनी शिक्षा के काम को आगे बढ़ाया और 1900 खास तौर पे प्रयाग विश्वविद्यालय जो बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था, जहां उस जमाने में धीरेन्द्र वर्मा, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा जैसे लोग रहते थे, परिमल की सभाएं हुआ करती थी, वहां पर आपने 1949 में प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। उसके बाद आप बॉम्बे आ गए, एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में 14 वर्ष तक आप हिंदी के विभाग अध्यक्ष रहे और फिर एक संयोग है कि इसी कॉलेज में 1969 में मैंने 1 वर्ष तक पढ़ाया और इसी कार्यकाल में आप जो सेंसर बोर्ड है फिल्म का, उसके 9 वर्ष तक आप सदस्य रहे। और मैं समझता हूं कि इतना लंबा कार्यकाल मुझे नहीं पता किसी और का रहा भी हो या नहीं, तो वहां उसके साथ भी वो जुड़े रहे। और उसके बाद 1963 तक, 14 वर्ष तक एल्फिंस्टन कॉलेज में काम करने के बाद वे हाइडलबर्ग चले गए जर्मनी में, वहां उन्होंने पढ़ाया और वहां से सीधे बर्कले कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में गए, वहां पढ़ाने लगे। वहीं पर अज्ञे जी से भी आपकी मुलाकात। अज्ञे जी, वेद प्रकाश बटुक, सबके साथ आपने वहां काम किया और उसके बाद अब रोमानिया आ गए, जहां 2 साल आपने जो बुकारेस्ट में विश्वविद्यालय है वहां पर पढ़ाया और उसके बाद अब विधिवत जो अंतिम उनका सबसे बड़ा काम था वो था गोएथे विश्वविद्यालय फ्रैंकफर्ट में, जहां 22 साल तक आपने पढ़ाया। और इसमें उन्होंने केवल हिंदी नहीं, उन्होंने कभी हिंदी को आइसोलेशन में नहीं देखा। हिंदी के साथ उसका दर्शन, हिंदी के साथ उसका साहित्य और उसकी संस्कृति, सबको समृद्ध रूप में आपने पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। और फिर वहां उसके बाद ही, और बल्कि 2 वर्ष पहले ही, उन्होंने
एक भारतीय संस्कृति संस्थान की स्थापना की, जिसकी चर्चा भी पहले से कुछ वक्ताओं ने की भी है एक तरह से, और उसका उद्घाटन अज्ञे जी ने किया और अपने ही निजी खर्चे पर। और इसमें मैं हाइडी जी की विशेष रूप से भूमिका को मैं रेखांकित करना चाहूंगा। हाइडी जी सहकर्मिणी, सहधर्मिणी सब कुछ है उनके लिए। और पांडे जी का तो बार बार कहना है कि मैं हूं तो हाइडी जी की वजह से ही हूं, और मैंने तो दोनों का कार्यकाल एक साथ देखा है दोनों को। तो इस तरह से हाइडी जी और आप लोगों ने मिलकर उस संस्थान की स्थापना की, और देश विदेश से जो लोग भी भारतीय संगीत नृत्य से जुड़े लोग आते थे उनको आप आमंत्रित करते थे। और उसके बाद फिर, अब आप थोड़ा सा, मैं कालक्रम में इसलिए कह रहा हूं कि चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी, हमारे दिमाग में अंकित हो जाएंगी। मैं उनके पूरे जो लेखन कर्म है, रचना प्रक्रिया, उसको 3 भागों में बांटता हूं एक तरह से। एक है उनका आंचलिकता, आंचलिक उपन्यास, क्योंकि शुरू में उट्रेक्ट विश्वविद्यालय जो है हॉलैंड में, वहां से आपने डीलिट की उपाधि ली थी। उसका विषय रीजनलिज्म में हिंदी नॉवेल। आपने न केवल इसको हिंदी में अनुदित किया, जर्मन भाषा में भी इसको अनुदित किया। और यहां सबसे बड़ी भूमिका अनुवाद में जर्मन भाषा में खास तौर पे वो हाइडी जी की होती थी। उनके साथ मिलकर आप अनुवाद करते थे। 3 और उपन्यास थे हिंदी के जिनका भी आप लोगों ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। चितकोबरा मृदुला गर्ग का उपन्यास था, और दूसरा मंजुल भगत का अनारो। अब मैं जब भी बात करता हूं हाइडी जी से, तो हाइडी जी ने बताया कि जो अनारो है, जो क्लास 4 पर, क्योंकि मृदुला जी ज्यादातर उच्च वर्ग पर लिखती थी, मध्यम उच्च वर्ग पर, तो उन्होंने अनारो की सबसे अधिक चर्चा जर्मनी में की थी और बहुत इस पर लिखा पढ़ा गया। और तीसरा उपन्यास जो बहुत चर्चित है, मित्रो मरजानी, हालांकि वो प्रकाशित नहीं हो पाया जर्मन भाषा में, कृष्णा सोप्ती का, उसका भी आप लोगों ने जर्मन भाषा में अनुवाद। इसके बहुत सी कहानियां हैं। दूसरा जो फेज उनका शुरू होता है, जो मैं मानता हूं, वो है महिला उपन्यासकारों पर। उनकी जो पुस्तक छपी थी, 23 उपन्यास थे उसमें, और मैंने जो उनकी प्रक्रिया देखी, और संयोग से मैं उसमें भी जुड़ा रहा। आपने जितने भी इसमें लेखिकाएं हैं, सबसे व्यक्तिगत स्तर पर उनसे चर्चा की, और उनके पात्रों पर चर्चा की, और उनकी दृष्टि कहीं ना कहीं जो काल और दिक् की एक अवधारणा है पश्चिमी की, उसके पर आधारित थी। और उन्होंने इस दृष्टि से जो हिंदी के उपन्यासकार हैं, महिला उपन्यासकार, उन पर लिखा, हिंदी में लिखा, अंग्रेजी में लिखा, जर्मन में उन चीजों का भी अनुवाद हुआ। तो इस तरह से वो उनका लेखन का दूसरा चरण था एक तरह से। इसके अलावा थोड़ा आगे बढ़े तो मैंने ध्यान से, अगर मैंने इस चीज को देखा कि जो उपन्यास खास तौर पे रीजनलिज्म पे थे, आंचलिकता के थे, उसमें 4-5 उपन्यास उनके बहुत प्रिय थे। आपको पता ही है कि मैला आंचल को वो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानते हैं। आज भी उनका कहना है कि आजादी के बाद सबसे अच्छा उपन्यास लिखा तो मैला आंचल है। उसी बीच में इदन्न मम, जो मैत्री पुष्पा का उपन्यास है, राही मासूम रजा का आधा गांव, राग दरबारी शीला शुक्ला, इन प्रमुख उपन्यासों को आधार पर आपने उस अध्ययन को एक तरह से आगे बढ़ाया। और सूरज का 7वां घोड़ा, जिस पर बैचलर साहब ने एक बार चर्चा भी की है एक वेबिनार में उनसे, धर्मवीर भारती का, उस पर भी आपने काम किया है। उसके बाद फिर उन्होंने 2008 में एक और हिंदी के प्रयोग धर्मी उपन्यास, और इन सब पर भी उन्होंने, मेरे हालांकि इसमें भी हर तरह के उपन्यास हैं, महिला लेखकों के भी हैं, सभी लोगों के, इस तरह से उस पर भी उन्होंने काम किया। फिर एक आपने सूरदास का एक दोहा आप सबको पता है, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज के पंछी उन्हीं जहाज पर आवे। अगर सच्चे अर्थों में जिस मनोदशा को प्रवासी की अगर आपको देखना हो तो पांडे जी का जीवन, क्योंकि जिस तरह से वो रोमानिया से इंग्लैंड, अमेरिका, अमेरिका से जर्मनी, जर्मनी से भारत, अब वो विचलित होने लगे थे। खासतौर पे रिटायरमेंट के बाद उनको लगा कि गंगा मुझे बुला रही है। जन्म वहीं हुआ, और उसके बाद बहुत समय तक के बाद उन्होंने 1993 से एक नया तरीका खोजा, तब जाके उनकी आत्मा, बेचैन आत्मा शांत हुई, और उन्होंने गंगा अपार्टमेंट्स, एक वहां पर है हरिद्वार में, वहां पर एक घर बनाया, और वहां फिर 6-6 महीने जर्मनी में, और वहां हाइडी जी और दोनों मिलकर साथ जाते थे, तब उन्हें तसल्ली होती थी। और जहां तक हिंदी शिक्षण की बात है, उसके लिए उन्होंने वहीं पर जर्मन विद्यार्थियों को बुलाने लगे, गंगा तट पर क्लासेस करने। उनको लगा था कि हिंदी केवल आइसोलेशन भाषा के रूप में नहीं पढ़ाई जा सकती। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक गंगा के प्रति उनका प्रेम था।
इस पर बहुत सी पुस्तकें उनकी आई, पुनी जहाज पे आवे। संयोग से ये पुस्तक मेरे सामने ही इसका लोकार्पण हुआ था जब उनकी उम्र 75 वर्ष के हुए पांडे जी, और एक हरिद्वार में अमृत महोत्सव हुआ, सारस्वत सम्मान उनको मिला। उस समय कमलकांत बुदकर जो कांग्रेस विश्वविद्यालय में थे, उनके संपादन में पुस्तक प्रकाशित हुई। मेरा अपना भी संस्करण उसके अंदर है। सारे हरिद्वार के संत लोग वहां इकट्ठे, लेखक इकट्ठे थे, विद्वान इकट्ठे थे। वो ऐसा भव्य समारोह मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था, और सबने उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो पुस्तक एक तरह से वहां से रिलीज हुई। और उसके बाद एक और पुस्तक, शिवपुरी से श्वालबाग। श्वालबाग वो जगह है जहां पांडे जी इस समय रहते हैं। ये फ्रैंकफर्ट के एक उपनगर है। मैं स्वयं जब भी जाता हूं जर्मनी, उनके घर वहीं पर ही ठहरता हूं। तो वहां एक पुस्तक है जिसमें प्रभात ओझा ने उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर लिखी, और इसके अंदर उन्होंने शिवपुरी यानी कि जन्मस्थल से लेकर श्वालबाग तक इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। उसके बाद भी इतनी बातें रह जाती थी, जब मैं उनसे पूछता था और वो इतनी बातें बताते थे, तो मैं उनसे हमेशा आग्रह करता कि आप अपनी आप बीती क्यों नहीं लिखते। ये बहुत कष्टप्रद था। मुझे हाइडी जी हमेशा कहते थे कि आप पुरानी यादों को ताजा करना, लेकिन मैं हैरान था 70-80 साल पुरानी घटनाओं को उन्होंने जिस तरह से रेखांकित किया, ऐसा लगता कि एक फुल स्टॉप कॉमा की भी उसके अंदर छूट नहीं हो सकती। ये पूरा जीवन, खास तौर पे मैं समझता हूं श्वालबाग आने से पहले का जब पूरा जीवन है, आप बीती नाम से उनकी आत्मकथा है, और इसमें वो 2015 में एक तरह से प्रकाशित हुई। और उसके बाद फिर निश्चित रूप से चूंकि कहीं ना कहीं अब वो उनको एक जब से स्थायित्व था थोड़ा मिलने लगा कि अब मैं भारत में भी हूं, जर्मनी में भी हूं, और इनको साथ लेकर उन्होंने संवेद रूप में अपना काम शुरू किया। और अब एक तरह से हाइडी जी के सहयोग से मैं बार बार इसको रेखांकित इसलिए कर रहा हूं। एक घटना और उल्लेख करूंगा, वो चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। एक क्षण का समय बस। उसके अंदर एक चित्र आप दिखाई ना दिखाएं, मैं आपको बता दूंगा, और बाद में आप दिखाएं जरूर चित्र को। जब भी 10 वर्ष का समय बीतता है, एक दशक बीतता है, तो पांडे जी के जितने भी शिष्य गण जर्मनी में मिलकर उनकी चरण वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। संयोग से मैं भी शायद वो जब 80 वर्ष के थे तब वहां पर उपस्थित था। वो चित्र मैं चाहूंगा बाद में हम सब उनको देखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं नमन करता हूं, और शतायु हो पांडे जी, और हम सबको प्रेरणा देते रहें। धन्यवाद जी। आदरणीय धन्यवाद। और हमने वो चारों चित्र यहाँ प्रदर्शित भी किए हैं जब आप बोल रहे थे, जो जिस तरह उनकी चरण वंदना होती है। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर हाइंस वर्नर वेस्लर जी को। और चूंकि पांडे जी जर्मनी में हैं, और वेस्लर जी ने भी 2002 से 2010 तक बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में सीनियर लेक्चरर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। वेस्लर जी, आपका स्वागत है। और आपने आधुनिक दक्षिण एशियाई भाषा और संस्कृति पर भी गहन अनुसंधान किया है। तो मैं समझता हूं कि आप जैसे प्रखर व्यक्तित्व ही इंदु पांडे जी से बातचीत करने के लिए बहुत समर्थ हैं। तो आइए आदरणीय वर्नर वेस्लर जी, स्वागत है। बहुत खुशी है कि आपने मुझको बुलाया। मैं सचमुच मध्यस्थ की भूमिका देने के लिए कोशिश करूंगा, अपनी बात ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि वक्त भी ज्यादा आगे भी है, ये भी एक कारण है। मैं समझता हूँ 45 मिनट है ना हमारी, या उससे या आप इशारा दे दे जब ज्यादा लंबा हो जाता है तो नहीं, आपके लिए जी आप जितना चाहें। अब तो ये पांडे जी को सुनना तो बहुत हमारे लिए, उसके लिए समय का कोई बंधन नहीं है, लेकिन अधिकतम 45 मिनट ठीक है। जी। इंदु प्रकाश जी से मेरा रिश्ता अभी काफी साल से है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। 25 साल से कम जहां तक मुझे याद है, उस वक्त मैं अपने को एक बच्चा ही समझता था आपके सामने। इंदु प्रकाश जी, अभी भी बच्चा हूं आपके सामने। और मैं समझता हूं शायद हम शुरू करेंगे, क्योंकि अब आपके साथ लगभग पूरी एक शताब्दी हमारे साथ कड़ी है, कि यानी आजादी के पहले की लड़ाई में आप भी साथ में थे। और शायद खासकर हमारे बीच में जो नई पीढ़ी के लोग जो सुनते हैं आपकी बात, वो उसमें उत्सुक होंगे। आप हमेशा कहते हैं, मैं अपने को मेरी दिलचस्पी साहित्य में, राजनीति में नहीं, पर वैसे उस वक्त आप किसी तरह से सीधे आजादी की लड़ाई में खींच गए थे। ये कैसे हुआ? मैं विद्यार्थी था, हाई स्कूल का आखिरी वर्ष था।
लेकिन गांधी जी का संदेश करो या मरो, तो मैंने सोचा क्योंकि इसके 2 पास पहले मैं गांधी जी के प्रभाव में आ गया था। 1939 और 40 दिसंबर और जनवरी के बीच में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने विनोबा जी के माध्यम से शुरू कराया था, तो उस समय मेरे दोस्त के बड़े भाई उस आंदोलन में भाग लेने के लिए वहाँ पर गंगा तट पर एक मेला होता है, तो वहाँ पर वो गए थे। वो जो गए थे तो उनके साथ हम सब लोग जो कि वहाँ विद्यार्थी थे उस समय 40 में, तो उस समय उनके साथ गए और बड़े उत्साह से, बच्चों की तरह के उत्साह, ऐसा उत्साह जो हमने देखा, मुझे ऐसा लगा कि काम ये बहुत महत्व का है और इसमें मुझे जरूर हिस्सा लेना होगा। तो मैं विद्यार्थी था, हॉस्टल में रहता था, मेरे 2 भाई रहते थे मेरे साथ। मैंने कोई किसी बात का ध्यान नहीं दिया। एक तरह से एक अंधापन आ गया था, तो जैसे नशा आ जाता है, तो उस वक्त एक नशा सा आ गया। तो उस नशे में मैंने गांधी जी के उस कॉल को, उस पुकार को मैंने सुना और 1942 के क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो ग्वालियर टैंक में पास हुआ था वहाँ बम्बई के, तो 9 तारीख अगस्त को वो हुआ था 1942 में। 1942 में। तो उसी वक्त 1942 के उसी सत्याग्रह में, उसी आंदोलन में एक जुलूस अपने स्कूल से इकट्ठा करके सारे स्कूल के विद्यार्थी हम लोग गए और इरादा था कि वहाँ से जो तिलक भवन है, क्योंकि हर शहर में कांग्रेस का एक तिलक भवन होता था, तो होता है, अभी भी होगा मालूम नहीं। तो तिलक भवन तक जाने का इरादा था, लेकिन पुलिस ने गवर्नमेंट हाई स्कूल कचहरियों के बाद हम लोगों को जाने से रोक दिया। हमने कहा, हम लोगों ने कहा, और मैं उनमें से एक था, आगे था, तो इसलिए लीडर कह लो, कुछ भी कह लो, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था कि कोई हम नेता बन गए या कुछ। वो सभी विद्यार्थी थे, तो उसमें मैं आगे कूद गया। मैंने कहा चलो नहीं, अब नहीं मानेंगे, हम चलेंगे। तो वो लाठियां शुरू हो गई उनकी। तो बहरहाल हमको गिरफ्तार कर लिया। तो लाठियों के बाद गिरफ्तार करके तो कोतवाली में बंद कर दिया। तो हम 4 विद्यार्थियों को कोतवाली में बंद कर दिया। अब हम क्या करें? लेकिन उसी वक्त देखिए, एक मुसलमान का लड़का जो कि DIR का जो इंस्पेक्टर था, उसका बेटा था, वो मुझे कोतवाली के कस्टडी में आकर के पूछता है कि आप कुछ पानी, कुछ, क्योंकि कुछ तो था नहीं, गर्मी का मौका था, अगस्त। मैंने कहा तू कहाँ से आ गया? अरे आप आ गए तो हम भी आ गए। तो समझ गया, ठीक है। वो मुझे बहुत प्यार करता था, क्या 3 साल छोटा था क्लास में। तो ये कहानी उस समय की। इस समय 1942 में कहा जाता था
कि मुसलमान उस आंदोलन के विरुद्ध थे और उन्होंने उसके विरुद्ध ही काम किया। वो ही नहीं विरुद्ध थे, वो कम्युनिस्ट लोग भी विरुद्ध थे, क्योंकि उस वक्त तक वो पीपुल्स वार हो चुका था। यहाँ इन लोगों का एक संधि हो गई थी माल्टा में, और उस संधि के कारण वो जो अभी तक जो युद्ध था, वो हमारा युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ था, अंग्रेजों के खिलाफ था, वो अब अंग्रेजों के साथ हो गया। पीपुल्स वॉर, हम कम्युनिस्ट पीपुल्स वॉर, सो दे वर को यही कोशिश की। तो ये खैर अलग बात है। तो उसमें हम लोग कम्युनिस्ट, ये दो लोग नहीं शामिल हुए, मुसलमान और कम्युनिस्ट लोग। इसीलिए कम्युनिस्टों को हम गद्दार मानते रहे। इसके अलावा और कारण भी हैं जो कि उसके विरोध करने के, लेकिन एक असली कारण था, वो ये था कि विरोध। दूसरा था कि वो हिंदी के विरोधी। फिर इसके बाद आप साहित्य की तरफ जाने लगे, और वो जो दिलचस्पी, जो जिसको आप नशा कहते हैं, वो किसी तरह से उतर गया था। और फिर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी में थे। उस वक्त इलाहाबाद बहुत महत्वपूर्ण हिंदी के लिए केंद्र था। कौन से लोग थे उस वक्त? इलाहाबाद जाने का मेरा निश्चय बहुत पहले से था। यानी हाई स्कूल जब कर रहा था तो मैंने सोचा था, वो कि वहाँ हमारे गांव से लखनऊ करीब है इलाहाबाद से, और उसमें पैसे भी ज़्यादा, खर्चा भी है। मेरे पास पैसा कोई नहीं था, तो कैसे क्या होगा, तो बहुत मुश्किल थी मेरे ऊपर उस वक्त। जितने ये जो है 1947 में मैं हाई स्कूल पास हुआ, किसी हो गया, क्योंकि उसमें इतना तो मैं जानता था जितना कि हाई स्कूल की परीक्षा में आवश्यक होता था। तो वो तो परीक्षा हो गई, लेकिन वो फर्स्ट क्लास ना 4 नंबर से रह गया। वो कोई बात की बात नहीं, ये तो नंबर होता रहता। तो वहाँ पर मैं सोचा था कि जेल में जब मैं रहा तो सब लोग स्कूल छोड़ो, ये छोड़ो, विद्या केंद्र जहाँ हैं उनमें हड़ताल करो सब। तो मैं सब इसके विरुद्ध था। जेल में भी जो मीटिंग्स हुई हम लोगों की, तो उसमें भी मैंने उन लोगों से कहा ये गलत है। जब तक कि आपके पास अपना कोई शिक्षा माध्यम, शिक्षा पद्धति नहीं है, तब तक जो शिक्षा पद्धति है उसको नष्ट मत करो। उसमें शामिल होकर के फिर उसको कोई नया रूप दोष दे सकते हो तो दो। तो नया रूप आज तक नहीं दे पाए। ये हिंदुस्तानी खूबियां हैं। बहुत सी बात अगर बताऊंगा हिंदुस्तानी खूबियां, तो जैसे कि इलाहाबाद मैंने जाना निश्चय कर लिया था, वो किया पूरा और बस हो भी गया। लेकिन समस्या मेरी थी कि मेरे बच्चे भी हो गए। 1943 में हाई स्कूल ही नहीं हुआ, मैं शादीशुदा भी हो गया 17 साल की उम्र में। अब क्या कह सकते, मैंने लिखा है किताब में कि मैं शादी इन लोगों, घर के लोगों से, इन लोगों से, इनके कब्जे से नहीं मुक्त हो पाया। अंग्रेजों के कब्जे से मुक्त होने के लिए लड़ाई लड़ी, जेल गए और आकर के बंध गए तो पाँव में चक्की पड़ गई। और पाँव में चक्की जो पड़ी
ये कहिए कि गले में ढोलक पड़ गई। अब गले में ढोलक जो पड़ी है तो वो बजानी ही पड़ेगी। हाँ, फिर उस वक्त उस जमाने में माखनलाल चतुर्वेदी से भी इलाहाबाद में मुलाकात हुई या कहाँ? इलाहाबाद में कई बार मुलाकात हुई। इसके पहले भी कानपुर वो आते थे। हमारे शिक्षक सदगुरु शरण अवस्थी, हिंदी के शिक्षक, बहुत अच्छे शिक्षक। तुलसी के 4 दल उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, 4। तो उनके यहाँ वो हमेशा आते थे। तो BNSD कॉलेज, BNSD इंटरमीडिएट कॉलेज, जहाँ 2 साल में कानपुर में पढ़ा इलाहाबाद जाने के पहले। तो उस समय माखनलाल जी आते थे वहाँ, तो अवस्थी जी के यहाँ ठहरते थे। और अवस्थी जी के यहाँ ठहरते थे तो अवस्थी जी उनको कॉलेज में व्याख्यान के लिए जरूर लाते थे। और उनका व्याख्यान ऐसा होता था, काव्य, लाइक पोइट्री, इतनी ऐसी भाषा, मैं तो बिल्कुल दंग रह गया। और उनकी भाषा के अनुसार लिखने भी लग गया। अब जो डिस्कर्सिव सब्जेक्ट्स हैं वो उनके ऊपर भी उसी भाषा में लिखना, ये तो बेवकूफी है। वो यहाँ तक हो गया कि सब लिखना बोलना उनका नशा चढ़ गया। तो इनके साथ ऐसे जो नए लेखक, जो नए कवि थे, इनके यहाँ उनका अड्डा होता था। वो जब इलाहाबाद की बात है, जब वो इलाहाबाद आते थे और साहित्य सम्मेलन के अतिथि घर में ठहरते थे, तो वहाँ पर हम हैं, धर्मवीर भारती हैं, या और एक जगदीश गुप्त हैं, ये सब लोग वहाँ जाते थे। तो दादाजी और उनके पास बैठ जाते थे। तो इतनी जगह होती थी चारों तरफ से, और सब लोग जो हैं उनकी छाती पर लेट जाते थे और वो उनको सबको लिपटात करके प्यार करते थे। तो उठने से तो बच्चों को बहुत, हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगता था प्यार, एक बुढ़ा हमको इतना प्यार दे रहा है। तो माखनलाल जी के साथ इस तरह से हमारा इलाहाबाद में भी संपर्क हुआ। इसके पहले BNSD कॉलेज में भी हमारा संपर्क हुआ। यह है कि हम उनके साथ भी नहीं गए। ये एक मेरी बहुत कठिनाई है। इलाहाबाद उस समय पर ऐसी जगह थी जहाँ पर हिंदी के बड़े बड़े विद्वान और लेखक और कवि थे। बच्चन जी थे, सुमित्रा नंदन पंत जी थे, निराला जी थे, महादेवी वर्मा थी, एक पहाड़ी जी थे, और कई जोशी ब्रदर्स थे, हिमांशु जोशी और इलाचंद जोशी। ये सब लोग इलाहाबाद में ही रहते थे। कहाँ मिलते थे? कॉफी हाउस में मिलते थे, वो मशहूर इलाहाबाद कॉफी हाउस में मिलते थे। है इलाहाबाद में, यहाँ पर के लोग सभी अश्क जी भी आ गए थे लाहौर से, तो वो भी काफी अपने को प्रवेश करने की कोशिश करते थे और वो काफी मजाकिया थे। मैं अश्क जी के साथ एक बार अश्क जी के यहाँ ठहरा हुआ था, तो अश्क जी से ने कहा चलो कुछ शक्ल हो जाए, कुछ मौज मजा, होली का मौका था तो हो गया। तागा बुलवाया उन्होंने फौरन, और हम लोग जो हैं हाइडी जी साथ में थे और हम थे। अब वहाँ गए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बैंक रोड, तो वहाँ पर कई घर हैं, वहाँ पर सब हिंदी के सब नहीं, कई प्रोफेसर वहाँ भी रहते थे, रघुवंश जी थे। और अब ये गए तो देखिए हिंदी के प्रोफेसर्स जो हैं सब भाग निकले, सब चले गए।
क्योंकि ये सब इनकी सबकी टांग खींचने के लिए गए थे। टांग खींचना तो काफी उनको सताते थे, क्योंकि उनको भी ये लोग बहुत उनकी आलोचना बहुत करते राष्ट्र की। अब कुछ होगा मालूम नहीं, मैं तो विद्यार्थी था, लेकिन इस समय में जान गया कि इसके पीछे वो जो है लाहौर से आए हुए, जो पाकिस्तान से आए हुए जो विद्वान, उनके प्रति एक कुभावना मन में थी। उनको प्रवेश न मिलने पाए हमारे गढ़ में जो वहाँ है, तो ऐसा कुछ भाव जरूर रहा होगा। तो बहरहाल ये तो वहाँ इलाहाबाद की बात थी। इलाहाबाद बहुत तेजस्वी स्थान था वहाँ जिसको कहते हैं यहाँ तेज है या और तमाम लोग, दुनिया भर के लोग आते थे। कोई हिंदी सीखने, कामिल मुल्क है वहाँ हिंदी सीख रहे थे। फादर बाला गया जो सेंट लुइस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जिनके कारण मैं एल्फिंसन कॉलेज पहुंचा। तो ये सब लोग वहाँ हिंदी सीखने के लिए पादरी लोग अपनी चौंगे में शिरोगे में घूमते रहते थे, हिंदी पढ़। उस वक्त आपने कामिल बुल्के का नाम लिया था, इनसे भी आपका परिचय हुआ उन दिनों? परिचय था, इनसे भी परिचय था और काफी बातें भी इनसे होती थी। बहुत गहरे में थे, विद्वान थे। उन्होंने राम कथा पर बहुत अच्छा काम किया है और पहला काम है जिस तरह से हिंदी में राम कथा पर काम किया गया हो, एक तरह से जो एकेडमिक अप्रोच के साथ उन्होंने दो भागों में निकला है। अब धर्मवीर के बारे में, आप धर्मवीर भारती के साथ आपका क्या रिश्ता था, और कांता भारती जो उस वक्त भी भारती के साथ में 1 साल मुझसे छोटे थे उम्र में, लेकिन 1 साल मुझसे आगे थे कक्षाओं के हिसाब से पढ़ने लिखने में। तो धर्मवीर भारती जब मैं वहाँ गया, जहाँ हॉस्टल में रहने लगा, तो वो मेरे एक दूसरे जो कॉमन फ्रेंड, दोस्तों के साथ वो आते थे और दोस्त के साथ आते थे और फिर बैठते थे हम लोग हमारे कमरे में। और हमारा कमरे का जो हमारा साथी था वो जनसंघी था, तो उसको हमारी बातों में तो कोई दिलचस्पी थी नहीं, और अपने जनसंघ के शाखा के चक्कर में चला जाता था। तो ठीक है। तो धर्मवीर भारती के फॉर्मेशन पीरियड वो जब किताब करना शुरू की, जब उन्होंने कहानियां लिखने शुरू की, जगदीश गुप्त के साथ उनका काफी अच्छा संबंध था। तो जाकर उस समय के जगदीश गुप्त मशहूर प्रोफेसर थे बाद में। तो जब मैं MA कर चुका तो मैं चला आया। धर्मवीर भारती वहाँ पर अपना आगे काम चलते रहे। उन्होंने निकष नाम की 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की, 1 नंबर 2 नंबर मेरे याद है, और बहुत विद्वतापूर्ण, बहुत ठोस काम निकष का था। और वहाँ उस समय तक वो परिमल शुरू हो गया था, गिरधर और सक्सेना और कई लोग हैं, ये नाम ध्यान में आ रहे, लेकिन ठीक है। तो वो लोग परिमल एक शुद्ध साहित्यिक संस्था थी, वो अक्सर मिला करते थे और काफी संख्या में, और चर्चाएं होती थी। और चर्चाएं ही नहीं, अपनी कविताओं और कहानियों का पाठ भी होता था। तो फिर 1949 में आपने MA प्राप्त किया वहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और वहां से आगे जाने का रास्ता कौन सा था? आप सीधे मुंबई पहुंचे? अलावा कोई रास्ता नहीं था, 2 कारण।
कि आगे जाने का कोई रास्ता इस वजह से नहीं कि जो दान मुझे मिल रहा था मेरे बड़े भाई से 40 रुपए का, और मेरे ससुर से भी 20 रुपए का दान मिल रहा था। तो ये 60 रुपए मुझे हर महीने मिलते थे कि जिससे मैं वहाँ खाना खाऊं, हॉस्टल का किराया दूं, किताबें वगैरह वगैरह और साबुन तेल जो भी जरूरी हो। तो अब ये मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा, लेकिन 2 साल मैंने खाली एक वक्त भोजन किया है, क्योंकि दूसरे वक्त के भोजन के लिए मेस का खर्च मेरे पास देने के लिए नहीं था। लेकिन इलाहाबाद रहना है, इलाहाबाद रहना है। और दूसरा नशा जो गांधी का नशा था, ये भी एक विचित्र नशा था। उसको लेकर के मैंने बहुत कुछ करना चाहा। मेरी इच्छा थी कि जैसे उद्धव असरानी, प्रोफेसर उद्धव असरानी, जो कि फिजिक्स के प्रोफेसर थे बनारस यूनिवर्सिटी में, तो बनारस यूनिवर्सिटी से उनसे हमारा संबंध हुआ, उनसे बात हुई। तो अक्सर बातें होती, मैं उनके पास जाता था। तो उन्होंने वहां पर नंद किशोर लॉज एक बनाया था, एक हॉस्टल जहाँ था। उस हॉस्टल में उस विचार के लोग रहेंगे, उस तरह से रहेंगे जैसे गांधी आश्रम में रहते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी इलाहाबाद में शुरू करूं। मैं वाइस चांसलर और सबसे मिला कि मुझे अनुमति दे दी जाए। एक लॉज हमारे यहाँ भी हैं, उस एक लॉज का संचालन मैं करूँ। आपने तो विद्यार्थी नहीं सब क्या कर, जाओ पढ़ो, यानी इन वन वर्ड जाओ पढ़ो, ये बेकार की बात है। मैंने कहा उद्धव असरानी वो बनारस है, ये इलाहाबाद है। हाँ, ठीक। ये वो बनारस है, ये इलाहाबाद है, जाओ पढ़ो। वो नहीं हो पाए। पर बाद में आप जब मुंबई आए थे, वो उसमें काफी परिवर्तन आपने महसूस किया होगा। मुंबई उस वक्त भी बहुत बड़ा शहर था। यही तो। अब मैं अगर आगे रहता, ऐसे साहित्य के क्षेत्र में जाता, तो मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों, क्योंकि मेरे बड़े भाई, अब मेरी भाभी जो थी, जाओ नौकरी करो, जाओ नौकरी करो। जब वहाँ रहते रहते मुसीबत हो गई। अब नौकरी करो तो तुम शादीशुदा हो गए हो, हाई स्कूल हो गए हो, काम करो। मैंने कहा काम नहीं, मैं पढ़ूंगा। तो हमारे दादा जो थे अनुकूल थे, तो उन्होंने हमारी काफी मदद की, बहुत मदद की, वही सहारा था। तो 40 रुपए आप कल्पना नहीं कर सकते, उस समय भी 40 रुपए में कोई दम नहीं थी। 1943 से महंगाई शुरू हुई, क्योंकि इसके पहले जो था डिप्रेशन पीरियड चल रहा था 40-42 तक। लेकिन इसके बाद जो महंगाई शुरू हुई है, आज तक कम नहीं हुई है, घटी नहीं। तो अब क्या करूं? अब इधर 2 बच्चे भी हो गए। अब सवाल मेरे पास था कि मैं कभी कभी रोज दिन के दिन कहीं बाहर चला जाता था। जंगल तो बहुत नहीं है वहाँ, लेकिन ऐसे जहाँ एकांत हो, वहाँ कुछ सोचूं, कुछ क्या करूं, क्या उपाय है। इसलिए तो आखिर में आपको मुंबई एल्फिंस्टन कॉलेज में आपको नौकरी मिली आखिर में। वो नौकरी मिली यानी फादरों की वजह से। तो इसमें से एक फादर थे, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे।
और उस समय हिंदी वहाँ चालू की गई थी कि अब कॉलेजेस में सब जगह पर जो है हिंदी सिखाई जाएगी। तो फादर बालागैर, MM बालागैर ये नाम था उनका, उन्होंने हिंदी सीखी इलाहाबाद में हमसे। और हमारे एक दोस्त थे मित्र नैथानी, जो मेरा परिवार हो गया। उसी परिवार में आज भी मैं बम्बई जाता हूँ, वहीं रहता हूँ। अपने परिवार कभी भी कहीं नहीं जाता। और दादा हैं भी नहीं तो कोई सवाल ही नहीं। बहरहाल जो भी हो, मेरा बड़ा भाई है, छोटा भाई है, सॉरी भाई, जरा पानी पिला दो। तो ये दो ही रास्ते थे शुरू में ही मुझे करना था, अस्वीकार करना विवाह को और मुक्त होकर के अपना कुछ करना। दोनों की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कुछ मन भगोड़ा है, एस्केपिस्ट है, बहुत ज्यादा लड़ाऊ तक तो मुझ में नहीं है। बहुत संघर्ष कर सकूं ऐसा मुझे लगता है। तो थोड़ी देर बाद भी मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ, फिर उसको स्वीकार नहीं करता। और ज्यादातर स्वीकृति मान लो जो सीधा रास्ता है, मान लो। बात यह इसके पीछे ये हुआ कि मैंने देखा कि मेरी पत्नी का क्या होगा। एक औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ वो अशिक्षित थी, गांव की थी, कानपुर भी नहीं देखा था और कोई कस्बा भी नहीं, गांव के अलावा कुछ जानती भी नहीं थी। इस औरत का क्या होगा? ये बहुत दिलचस्पी, मैं माफी मांगता हूँ, थोड़ा सा आगे धकेल रहा हूँ समय को देख के। आप फिर एल्फिंस्टन कॉलेज में थे। उस वक्त, उस जमाने में मुंबई में हिंदी की काफी, मुंबई भी हिंदी और हिंदुस्तानी की का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा। धर्मवीर भारती भी थे मुंबई में, नवनीत थे और पत्रिकाएं थी। सब बाद में आया। जी। फिर आप वहाँ आप कई साल तक थे, बहुत अच्छी जगह पर थे, लगभग हिंदी की दुनिया के अंदर में पहुंच गए थे। और फिर वहां से विदेश जाने का फैसला आपने कैसे किया? एल्फिंस्टन कॉलेज, जो आप लगभग हिंदी की दुनिया में जो हिंदी का जो शिक्षण प्रशिक्षण है, अध्ययन अध्यापन है, लगभग काफी ऊंची जगह पर पहुंच चुके थे। फिर विदेश जाने का फैसला क्यों? ये बहुत ड्रामेटिक है, इसके लिए हिंदी शब्द नाटकीय ठीक नहीं होगा। ये ड्रामेटिक है। ड्रामेटिक है कि मैं एक तरफ पत्नी से, जिसको मैंने स्वीकार किया कि मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी जब है, और ऐसी तरह से मैं एक पत्नी व्रत व्यक्ति, मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं दूसरी पत्नी के बारे में। कोई औरत ये अपना काम। तो इसके बाद मैंने स्वीकार कर लिया कि हाँ, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी से मेरी गृहस्थी है और बस इसी गृहस्थी में हमारा जीवन चलेगा। ये हमने स्वीकार करके एस्केपिस्ट स्वीकार कर लिया, क्योंकि आसान मालूम और डाइवोर्स हिंदुस्तान में देख करके आदमी जो है सम्मानित नहीं रह जाता, औरत तो और भी नहीं। तो उस समय दो घटनाएं नहीं, दो बातें होती, वर्षों तक होती रही। मैं देखता रहा, किसमें सेंसर बोर्ड का मेंबर था,
फिल्म सेंसर बोर्ड का 9 साल तक मैं रहा। इसके अलावा मैं हिंदी टेक्स्ट बुक कमेटी का मेंबर था। इसके अलावा मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एजुकेशनिस्ट था और इसके अलावा मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ स्टडीज का मैं मेंबर था। वहाँ SNDT कॉलेज यूनिवर्सिटी औरतों की और इस बीच में आपकी अवधी लोकगीत और परंपरा की किताब निकली, हिंदी रचना बोध निकली है, अवध की लोक कथाएं निकली हैं और आपकी कविताएं भी निकली थी खून का व्यापारी के नाम से। उस समय में 11 से लेकर के 16 घंटे तक काम करता था क्योंकि और दिमाग में कुछ था ही नहीं। अब उस बीच में 2 बातें, जैसा मैंने कहा, मेरी पत्नी को लगने लगा काफी सालों से कि मैं उसको प्यार नहीं करता और वो खटिया के किनारे पलंग तख्त था वहीं, तो बैठ जाती थी, बच्चे सो जाते थे और वो वहीं बैठे रोती थी कि आप मुझको प्यार नहीं करते, क्यों आप मुझसे बात नहीं करते। वो और लोगों को मैंने कहा बात तो करता हूँ, जो बातें तुमसे करने की हैं वो तुमसे करता हूँ। वो जो तमाम लोग आते हैं उनसे तो घंटों बात करते हो। मैंने कहा वो कोई रिसर्च कर रहा है, कोई तो बात तो करनी है, तो वो प्रोफेसर वो भी हैं। अब ये टेंशन इतना ज्यादा बढ़ा कि वो तो उनका रोना चालू रहा। अब ये बहुत खलने लगा। मैंने कहा मैंने तो अपनी जिंदगी जान करके कॉन्शियसली इनको दे दी और इनको मिली नहीं, तो ये मेरा देना तो कुछ हुआ नहीं। एक बात हुई, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण। दूसरी बात, इस जो मैंने बताया कि सेंसर बोर्ड और इस सब में वहाँ पर भाई लोग आने लगे कि कुछ हमारा काम कर दो, हमारी फिल्म आ रही है। मैंने कहा हम क्या कर लेते, प्रोडक्शन तो तुम करते हो। नहीं, बाबा राम साहब पांडे जो कि बीबीसी के सेक्रेटरी थे, यानी बॉम्बे कांग्रेस कमेटी के, वो मेरे दोस्त, अच्छे दोस्त थे, कानपुर के थे। वो हमारे पास आते हैं, वो हमसे कहते हैं पांडे जी, दिलीप कुमार ने आपको गैलॉर्ड में खाने के लिए बुलाया है। अरे मैंने कहा दिलीप इसके पहले तो कभी नहीं बुलाया उसने। उसकी गंगा जमुना फिल्म फंस गई थी, उसमें मैं एक सेंसर बोर्ड उसमें मेंबर था, उसके जजिंग। मैंने कहा पांडे जी, ये नाइयों का काम आपने करना कब से शुरू कर दिया? न्योटा बाट से फिर रहे हो। दिलीप से हमारी 10 बार बात हो चुकी है, लेकिन सेंसर बोर्ड दफ्तर में, इसके बाहर उससे बात नहीं होगी, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है फिल्म का और मैं सेंसर बोर्ड का, तो हम लोग 2 विरोधी। अब वो नाराज हो गए, चले गए। दूसरे दोस्त आए, वो भी किसी को लेकर, टोनी वाकर को लेकर के आ गए। अब उन्होंने कहा वो टोनी वाकर बाहर खड़ा हुआ है, आप मिल लीजिए उससे। तुम आए हो घर में हमारे, तुम हमको भैया और दद्दू कहते हो और तुम ये लेकर के ये आए हो, चमड़ाई कराओगे? चमड़ाई ये शब्द है। तो उसके बाद आपने फैसला किया कि मौका मिल जाए तो मैं विदेश जाऊं? तो मैंने छोड़ दिया। अब नहीं, अब रहना नहीं देश बिराना,
ये देश अपना नहीं है। मैंने अपनी किताब में लिखा है, खुश रहो अहले वतन तो सफर करते हैं, तो मैं चला। तो उस वक्त तक मेरे दोस्त थे जर्मन के अल्फ्रेड वुर्फल, श्रीवुर्फल जिसको कहते हैं, श्रीवुर्फल, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। वो बहुतों के बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे, एक तरह से हिंदुओं से अच्छे हिंदू थे। बहरहाल तो उन्होंने कहा जर्मनी जाओगे? मैं कहा जरूर। मैंने बड़े मौके से पूछा है। इसके पहले 50-60 में मेरे पास एक न्योता था उपसला यूनिवर्सिटी से। उपसला से मैं 60-61 में तो मिस्टर उटे, वो ट्रेड कमिश्नर थे, उनकी पत्नी को मैं हिंदी सिखाता था, पढ़ाता था। तो उन्होंने मुझसे पूछा उपसला में हिंदी की जगह बन रही है, आप जाएंगे? जरूर, शौक से जाएंगे। अब उपसला तो मुझे और भी ज्यादा प्रिय था उपसला का। मैं अध्ययन कर लेता हूँ जहाँ का भी। बहरहाल तो मैंने कहा, बहरहाल वो वहाँ आयरलैंड की भाषा का एक प्रोग्राम वहाँ चालू कर दिया गया, तो हिंदी को नहीं रखा गया, हिंदी का प्रोग्राम नहीं हुआ। इसके बाद में हिंदी का प्रोग्राम हुआ, लेकिन तो उसी जगह पर आप आए उपसला में। उपसला बहुत प्यारी जगह है, मुझे बहुत पसंद है, गया हूँ जी। फिर अच्छा, फिर आप कई साल तक पहले बुखारेस्ट रोमानिया में रहे। बुखारेस्ट के तमाशा है, बुखारेस्ट के सरकार की जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उसका जो कल्चरल एलिमेंट सेक्शन है, उसमें बादशाह जी की पत्नी थी कल्चरल सेक्शन की इंचार्ज, तो क्या नाम है उनका, नाम बहरहाल तो वो उस समय मैं जानता नहीं था उनकी पत्नी, कपिला वात्स्यायन, कपिला, हाँ कपिला, तो वो थी। उसको उस वक्त मैं आया बुखारेस्ट, तो वहाँ की तरफ से वो जितने कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, देश हैं, उन देशों में एक कल्चरल प्रोफेसर हिंदी वाला भेजते थे। तो वो बल्गारिया है, हंगरी है, रशिया है, सब जगह। तो मुझे वहाँ के लिए चुना किया, इसलिए कि मैं इसके विदेश का अनुभव पा चुका हूँ। मैं हाइडेलबर्ग हो आया हूँ, अमेरिका बर्कले हो आया हूँ, और वहाँ से चला आया, वहाँ से ये अनुभव है। तो आप जैसा अनुभवी आदमी हमको मिलेगा नहीं, हम आपको भेजना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उस समय उमा शंकर दीक्षित, ये हमारे चचिया ससुर होते थे, जो बाद में होम मिनिस्टर हुए इंदिरा के गवर्नमेंट में। तो उन्होंने कहा कि अब मान लो कहना, एक बार हो आओ। मैंने कहा दादाजी आप कहते हो तो बात है। तो ऐसा फंसे 2 साल, जैसा कभी और कुछ के पहले भी आली शादी में भी नहीं फंसे। बहरहाल उस कहानी को छोड़ते हैं हम यहाँ। तो फिर आपका वो बुखारेस्ट में आपके 2 साल हुए, 2 साल नरक में बीते। फिर भी नरक थे, पर आपने उसको वहाँ का डायरेक्टर था, यानी डायरेक्टर या क्या प्रेसिडेंट था, जो भी हो। तो संस्कृत के जमाने में बुखारेस्ट की हालत इतनी खराब थी कि वो उसका वर्णन मैं नहीं करना चाहता। तो
तो यहाँ मैं मेरे दोस्त से हाइडेलबर्ग में रोटरमुंड बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत प्यारे आदमी थे, ए प्रिंस ऑफ ए मैन, सच ए स्माइलिंग प्लेजेंट लर्नड मैन, तो वेरी गुड फ्रेंड। तो हम जब कभी भी आते थे जर्मनी तो रोटरमुंड के यहाँ ही रहते थे, उन्हीं के घर में। उसकी वजह भी ये थी कि वहाँ उनकी पत्नी जो थी हिंदुस्तानी थी, इंदिरा रोटरमुंड पहली बार। तो वो मुझको भाई कहने लगी और तुम हमारे भाई हो, उसके भी कारण हैं। तो भाई मुझे भाई बना लिया और यहाँ पर फिर मुझको उन्होंने गोश्त का नाम इस बात सिखाया है सब, तो गोश्त भी खाने लगे और ये सब उसका बीच का डेवलपमेंट। तो मैं बुखारेस्ट से आया हुआ था छुट्टी में यहाँ पर, तो उनकी छुट्टी में था वहाँ बैठा, तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा एक सुबह ब्रेकफास्ट में, like to work here with Professor Thomas of फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमस इंडो-जर्मन से सेमिनार के डायरेक्टर और डीन भी थे उस वक्त, डेकान। मैंने कहा ठीक है, मैं तो भगवान यहाँ से छुटकारा ही पाना चाहता था, तो बिल्कुल ठीक हुआ, चलो ठीक है। मैं तो उन्होंने फोन किया, दूसरे दिन में वहाँ पर उनके यहाँ मॉर्निंग सुबह पहुँच गया, मुलाकात हुई, बातें हुई, कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है, कागज पत्र ले आओ, यू आर अपॉइंटेड। यानी उस वक्त ऐसी चीजें आसानी से होती थी, आजकल ऐसा नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। मेरे साथ ऐसा ही सब जगह, मैंने जिंदगी में कभी भी कहीं भी एक भी दरखास्त नहीं लगाई कि मुझे नौकरी चाहिए, ये मेरा सौभाग्य। कभी सब जगह वो मौके से बर्कले पहुंच गया। फिर वहाँ जब आप जर्मनी आए थे, उसके कुछ साल बाद आपका जो मशहूर आंचलिकता पर आपका जो मशहूर स्टडी वो हाइडेलबर्ग के साउथ एशिया इंस्टीट्यूट की वजह से वहाँ प्रकाशित हुआ। मैं फ्रैंकफर्ट आ गया, तो फ्रैंकफर्ट आने के बाद मुझे लगा कि ये मुझे कुछ थोड़ा सा एकेडमिक फील्ड में कुछ महारत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि जर्मनी में सभी डॉक्टर हैं, वो जूता सीने वाला भी डॉक्टर है और वो तमाम तरह के डॉक्टर, सभी डॉक्टर हैं, तो कम से कम डॉक्टर तो बन जाओ। तो ये डॉक्टर की लत जो है, पर वहाँ हिंदुस्तान में तो बच गया मैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले मेरी किताबें ऐसी छप चुकी थी कि जो डीनेट के काबिल वहीं पर मैंने धीरेन्द्र वर्मा से बात की। तो एल्फिंसन कॉलेज से हाइडेलबर्ग ज़ूडासन इंस्टीट्यूट, दक्षिण एशिया संस्थान की स्थापना 1962 में प्रोफेसर हान, जो कि बाद में कल्चरल मिनिस्टर भी यहाँ के रहे बादल-württemberg के, और डॉक्टर प्रोफेसर। और वही संस्थान पूरी जर्मनी में उस जमाने में लगभग सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना आधुनिक भारत पर अध्ययन अध्यापन के लिए। आज भी है बड़ा केंद्र है, और वो फ्रैंकफर्ट से बहुत दूर नहीं है, 90 किलोमीटर। तो फिर वहां पे आपने वो आंचलिकता पर आपकी किताब 1974 में प्रकाशित हुई, और इसके साथ आपका डीलेट भी उत्तरेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ हुआ। पर एक सवाल ही है, आप फ्रैंकफर्ट में थे, वहां पे हिंदी के लिए कोई वातावरण तो नहीं था? जो आपके सारे छात्र ऐसे पहले साल के थे, इनको फ्रॉम द स्क्रैच हिंदी सिखानी थी वगैरह, तो आप अकेलापन महसूस नहीं करते थे वहां पे? आता है बहुत ज्यादा। हाइडेलबर्ग में तमाशा देखिए, हिंदी का तमाशा।
हिंदी के लिए मैं हूँ, हिंदी के लिए डॉक्टर आर्यन शर्मा हैं, हिंदी के लिए वो गुरु घंट बैठा हुआ है पहले से, वह फरमिया। तो ये 3 आदमी और एक उर्दू पढ़ाने वाले, ये 4 आदमी हम थे, पढ़ने वाला एक था। अच्छा। पढ़ने वाला एक था, हम चारों जाते थे, और एक कोई पढ़ाता था तो हम चारों तीनों बैठ के पढ़ते थे। तो हाइडेलबर्ग में जब ये सूरत देखी मैंने, तो मैंने अक्टूबर में ही रिजाइन कर दिया। मैं जून में गया 1963, तो अल्फ्रेड आया, वो घर की छुट्टी पर था। अल्फ्रेड स्टुटगार्ट से आया जब सुना उसने, और क्या कर रहे हो, सभी सोचा कि बच्चों का तुम्हारा क्या होगा, तनख्वाह सब कैसे, यानी हेडलेस। बहुत उसने मुश्किल लानत मलामत की, तो पूरे दिन वो मेरे पीछे लगा रहा। ओके, मैंने कहा मैं लिख देता हूँ चिट्ठी कि इन मोमेंट ऑफ वीकनेस आई जस्ट रोट दैट resignation and I withdrew. And then I remained here, but I did not remain here. हाँ, फिर आप फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ते रहिए और आपके आर्टिकल्स प्रकाशित होते रहे। आपका पूरा एक सिलसिला आर्टिकल्स और किताबें सब कुछ। उसमें फिर नारी उपन्यास की तरफ आपकी दिलचस्पी कैसी हुई? देखिए, नारी पर ये दिलचस्पी, नारी जो है मेरा विषय शुरू से ही है, क्योंकि कोई भी काम मैंने पुरुषों पर नहीं किया। एक जो है अधुनातन जो हिंदी के अधुनातन नारी उपन्यास, हाँ, उसमें 23 उपन्यास हैं औरतों के, और हर 200 लेखिकाओं से मैं मिला हूँ जा जाके उनके शहरों में। मैं चाह रहा था कि एक सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ समाजशास्त्री अध्ययन, तो उसके वजह मैंने एक 4 पन्ने का क्वेश्चनेयर भी बनाया था। उस क्वेश्चनेयर के साथ लोग औरतों के पास में ज्यादा था, अक्सर कई क्वेश्चन तो ऐसे होते थे जी सबसे क्या पूछ रहे हैं, बेकार की बात है। तो आपकी सबसे किताब का नाम है वो रोमांटिक फेमिनिज्म, तो आप ज्यादातर आपको लगा कि मध्य वर्ग लेखिकाएं लिखती हैं, मध्य वर्गीय पाठकों के लिए। बाद में आपका शिफ्ट बदल गया, जो उससे 1990 के बाद जो लेखिकाएं हैं उसमें क्या परिवर्तन आप देखते हैं? अब तब में और अब में 1971 में, उसके बाद मंजिला गर्ग, मंजिल भगत और ये सब लोगों ने लिखना, और तमाम औरतों ने लिखना शुरू किया। तो सब जो लोग उपन्यास है उसमें जो नारी है वो एक शादीशुदा से प्यार करने लगती है और फिर शादी के विवाह संस्था के खिलाफ बात करने लगती है और उससे शादी कर तलाक और ये सब सवाल निशान होने। तो ये उसमें अधिकांश उपन्यासों में ऐसा मैंने पाया, देखा उनके। तो उस वक्त मुझे लगा कि जो हमारा छायावाद था, छायावाद काल जो था, रोमांटिक छायावाद, उसी काल का रूप ये था। तो मैंने मुझसे पूछा, औरतों ने बहुत, मैंने तो पीछे पड़ गई। तो मृदुला ने, तो मैंने कहा देखिए, मृदुला गार्ग, तो मैंने कहा देखिए
गलत नहीं है। रोमांटिसिज्म कोई गाली नहीं है। रोमांटिसिज्म एक पद्धति शुरू हुई, वो भी एक्सप्रेशनिज्म वगैरह उन सब के बाद, क्लासिसिज्म के बाद सब, तो वो उसने फ्री किया, मुक्त किया। ये मुक्तकारी आंदोलन था रोमांटिसिज्म। बाद में वो भी बदनाम हो गया, वो अलग बात है। तो हिंदी में भी जो रोमांटिसिज्म जो छायावाद है 1920 के बाद का, तो 35-40 तक जो जो काव्य है, नरेंद्र शर्मा वगैरह वगैरह, डोना और हाँ, पर 1990 के बाद आप परिवर्तन देखते हैं औरतों की लिखने में। उसके बाद जो है वो जो श्रीनगर की वो कश्मीर के ऊपर जिसने लिखा है, उससे वो परिवर्तन साफ दिखाई देता है। Now she is entering into a field which is can be called man's field, आदमियों का मैदान है ये। लेकिन उसने बहुत अच्छा उपन्यास लिखा। आप नासिरा शर्मा की बात करते हैं? नासिरा शर्मा से भी मिला हूँ, और उससे भी उसकी किताब पर भी मैंने लिखा है, उसकी टेक्निक के बारे में मैंने उसको बताया है। ये यहाँ आपने ऐसे हाँ। तो वो अलग बात, उसको समझाया मैंने, तो उसने बताया क्या ठीक है, लेकिन नॉवेल जो है, कहानी जो है, वो उसकी है जो लिख रहा है। मैंने कहा मेरी तो कहानी नहीं, मैं तो खाली ये है लगता है इस तरह का, तो मैंने आपको कहा। अब नासिरा जी तो यहाँ तो हम लोग गए, हायरी जी भी गई थी वहाँ पर दिल्ली में, तो बड़े अच्छे कोफ्ते। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हमको धीरे धीरे, मैं वक्त को देखता हूँ, धीरे धीरे हमको खत्म करना है। एक बात पर मैं केंद्र बिंदु रखना चाहूंगा, मैं रोशनी डालना चाहूंगा अभी। जैसे मल्होत्रा जी ने कहा था, मृदुला गर्ग का चित्र कोबरा, आपका इसका अनुवाद आपने प्रकाशित किया मंजुल भगत अनारो। मृत्यु मर्जन ही अभी तक मेरे ख्याल, जहां तक मुझे मालूम था, अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ आपका अनुवाद। पर यह भी दिलचस्प है कि आपकी जर्मन में भी पकड़ है, उससे आपका वो जो क्षितिज है वो उससे बढ़ता जा रहा है ना, जर्मन जुबान के साथ साथ। क्या परिवर्तन है, क्या परिवर्तन आप खुद देखते हैं जर्मन सीखने से और जर्मन जानने से, जर्मन साहित्य से प्रभावित होने से और जर्मन वातावरण से भी प्रभावित होने से? क्या हो रहा है इंसान के साथ? इंसान के साथ जो हो रहा है, मेरे साथ जो हो रहा है, 52 साल हो गए मुझे जर्मनी में। तो अब ये 52 साल से ये मेरी जो है ये बबरती बस्ती खर ये सब है। तो मुझको ये इनको मैं कहता हूँ कि कबीरा निंदक नयने राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अगर जो आंगन में कुटी छवा, निंदक को घर में ही रखना चाहिए, कुटी छवा यहाँ तो वो हमारे आलोचना करता है। बिन पानी बिन साबुन सब सफाई हो जाती, मन की करे सफाई। तो ये मेरी परमानेंट आलोचक है। ये यहाँ इन्होंने मुझे यहाँ स्थापित किया 68 से। यहाँ इन्होंने मुझे यहाँ से ले जाकर हिंदुस्तान वापस स्थापित किया। मैं हिंदुस्तान छोड़ आया था, मैंने खुश हो ऐसे बता मैं अब हिंदुस्तान नहीं आऊँगा, लेकिन ये इनकी वजह से मैं हिंदुस्तान गया, इसका श्रेय भी इनको हुआ। और जितने काम जो अनुवाद के काम हैं वो तो खैर ही है। ये एक अच्छी टीम हमारी बन गई कि ये देखे परफेक्शन जर्मन भाषा का, उसका ईडियम
और मैं हिंदी इडियम को समझ करके सही इनको बताऊं कि इस तरह से ये जर्मन भाषा में आना। इस तरह से एक टीम हिंदी और जर्मन तो दोनों तरफ से सुधार सही ढंग से ये अनुवाद हो सके, तो हमने 3 किए। अब ये अहंकारी महिला मित्रों मर्जानी के चक्कर में हम फंस गए। उसने मुझे इजाजत दे दी अनुवाद करने की, लिखित इजाजत आज भी मेरे पास है। हाइडी जी ने जितनी मेहनत उसके ऊपर की है वो पंजाबी वाली हिंदी और दूसरे उपन्यासों पर इसको जरूर प्रकाशित करें, ये बहुत जरूरी हम लोग है। इसके अलावा मैं भी जानता हूँ आपने न सिर्फ कविताएं लिखी, आपका एक उपन्यास भी है आपकी अलमारी में जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। इसको भी जरूर प्रकाशित करना है किसी दिन, हम जरूर चाहते हैं। आखिरी सवाल शायद यही है कि ये बहुत दिलचस्प है। अभी जैसे आपने कहा था बहुत साल, कई 5 दशकों से लगभग 6 दशक हो रहे हैं कि आप विदेश में हैं, फिर भी अभी भी अवधी लोक साहित्य में आपकी खास दिलचस्पी है। कुछ साल पहले आपके अवधी लोक साहित्य ग्रंथावली भी निकली है 3 भागों में, और वो दिलचस्पी लगातार अभी तक भी है। क्या वो दिलचस्पी क्यों है? वो आपके अंदर में एक रोमांचक, मैं क्या कहूंगा, एक भावुकता उभर आ रही है। ये मेरा कुछ चला गया है, मेरा अपने अंदर से कुछ चला गया है, इसलिए मैं उसको पकड़ने के लिए कोशिश करूंगा। या माफ कीजिए कि मैं सीधे से बात करता हूं, मुझको लगता है खासकर जो नई पीढ़ी के लोग हैं हमारे बीच में, इनको दिलचस्पी होगी आपकी इस सवाल के जवाब में। तो मूल स्वर मेरा भारत से और भी गहराई से हो गया। तो भारत छोड़ दिया, लेकिन भारत नहीं छूटा। वहां भारत में रह कर के शायद मैं भारत की बुराई करता, भारत की चीज, लेकिन अब दिन भर चाह भारत ही भारत के अखबार यहाँ देखता हूँ, भारत की सब सुनता हूँ, कोरोना देखता हूँ, चिंतित होता हूँ, मन उग्र हो जाता है, दुखी हो जाता है, कुछ न कर सकने की पीड़ा है। लेकिन अब वो पीड़ा है, पीड़ा दर्द है जो ऐसा बैठ गया है कि वो हम अगर जो भारत में रह जाते तो उसका इलाज हो जाता, वो दर्द निकल जाता। क्योंकि भारत में जो हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, आपको मालूम है कि 2 एम्बुलेंसेस बिहार में गंगा जी की रेती बटोर रहे हैं और बेच रहे हैं। उनके एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल यूं हो रहा, और वो यहाँ से तमाम मदद जा रही है, इकट्ठा लोग करके के वहां दे रहे हैं। वहां पर ब्लैक में सिलेंडर बिक रहे हैं, सिलेंडर बिक, एक मरीज से लाख रुपए ट्रांसपोर्ट के वसूल किए जा रहे हैं। और डॉक्टर्स ये पीड़ा है, ये सेवा हो रही है। जी, शुक्रिया। मेरे ख्याल से इसके साथ हमको खत्म करना है, नहीं तो हमको ऐसे ही पूरी रात तक किस तरह से बात कर सकते थे मैं जानता हूँ, पर लोग थक जाएंगे। आप जवाहर जी, आप बहुत बड़े आभारी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जवाहर जी। जी वेस्लर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से आदरणीय पांडे जी के जो अनुभव हैं और जो कुछ उन्होंने कार्य किया है उसको हम घंटों तक सुन सकते हैं। और भारत के प्रति आज भी जो उन्होंने कहा कि भारत तो छोड़ दिया लेकिन भारत नहीं छूटा, तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से वो हम सब के लिए भी बहुत प्रसन्नता का विषय है, और भारत कभी छूटना भी नहीं चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। तो मैं वेस्लर जी आपका बहुत आभारी हूं कि बहुत सारे संदर्भों के साथ आपने उनसे चर्चा की
और एक ये यादगार, क्योंकि लगातार ये टिप्पणियां भी आ रही थी कि आदरणीय पांडे जी ने जो कुछ कहा है उससे अक्षरशः स्क्रिप्ट के रूप में तैयार करके उसे परिचालित किया जाना चाहिए, सर्कुलेट किया चाहिए। तो मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत सारे महानुभाव हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी टिप्पणी भी हम सुनना चाहते थे, लेकिन अब समय बहुत हो गया है, तो मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना चाहता